सदियों से श्यामवन की यह धरती अपने रहस्यों को अपनी गहरी जड़ों में छुपाए रखती थी। इस धरती पर मेहनत और ईमानदारी की पहचान था वीरू। एक गरीब लकड़हारा, उसकी जिंदगी मौन नदी के बहाव जैसी थी, शांत लेकिन हमेशा चलती रहती थी, रुकने का नाम नहीं लेती थी। इतनी सुबह? आज तो अमावस्या है वीरू। गांव वाले कहते हैं कि आज श्याम वन में भटकना अच्छा नहीं होता। मुझे रात भर नींद नहीं आई। क्या आज एक दिन का आराम नहीं ले सकते? राधा, आराम करने का सपना तो तब देखते हैं जब पेट भरा हो। पिछली हफ्ते सेठ गोवर्धन ने लकड़ी का दाम आधा कर दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि गांव के सरपंच को नई हवेली का रास्ता बनाना है। अगर आज जंगल नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? चिंता मत करो, मैं केवल नदी के किनारे सूखी टहनियां ही उठाऊंगा, गहरे जंगल में नहीं जाऊंगा। तुम बस अपनी और मुन्ना की सेहत का ख्याल रखना। बस हर बार एक ही बहाना। सेठ गोवर्धन और सरपंच रामपाल, उन्होंने हम जैसे गरीबों की जिंदगी नर्क बना दी है। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वीरू कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुराता है और जंगल की ओर चला जाता है। वीरू लकड़ी के गट्ठे जमा करने में व्यस्त हो जाता है। गर्मी बढ़ चुकी थी और गर्मी की वजह से वो नदी की ओर पानी पीने जाता है। जैसे ही वो पानी पीकर जाने लगता है कि तभी उसे नदी के पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। वीरू चमक देखकर थोड़ा हैरान होता है। अरे, यह क्या चमक रहा है? सूरज की किरणें तो नहीं है, ये तो पानी के अंदर से आ रही है। वीरू हिम्मत करके पानी में उतरता है और उस वस्तु को बाहर निकालता है। वो एक चांदी का मटका था जो प्राचीन लग रहा था और उस पर अजीबोगरीब नक्काशी भी थी। यह तो चांदी का मटका है। इतना पुराना और इतना भारी। क्या यह कोई खजाना है? मटके के गले पर एक अजीब प्रतीक बना है जो उसे डर और उत्सुकता से भर देता है। वह प्रतीक किसी साधारण वस्तु का नहीं, बल्कि जादू या प्राचीन शक्ति का संकेत देता है। इसे कौन यहाँ छोड़ गया होगा? क्या यह सचमुच चांदी है? अगर मैं इसे बेच दूं, तो राधा और मुन्ना की जिंदगी बदल जाएगी। मुझे डर लग रहा है। इसे घर ले जाऊं या यहीं छोड़ बेच दूं? वीरू दुविधा में पड़ जाता है। तभी दूर से किसी के पैदल चलने की धीमी आवाज आती है। वीरू तुरंत मटके को उठाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। मौन नदी, तुमने फिर एक ईमानदार आत्मा की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। जिसने तुम्हें उठाया है उसे याद रखना होगा कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर आशीर्वाद के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है। ये मटका, ये खुशी नहीं, संकट लाएगा। वीरू पेड़ के पीछे से यह सुनकर कांप जाता है। उसे लगता है कि साधु बाबा ने उसे देख लिया है। इन्होंने मुझे देख लिया क्या? यह कौन है? यह मटके के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या यह कोई चेतावनी है? साधु बाबा एक गहरी सांस लेते हैं और वीरू की तरफ न देखते हुए उसी दिशा में धीरे धीरे निकल जाते हैं। साधु बाबा की चेतावनी वीरू के कानों में गूंजती रही। वह जानता था कि इस मटके को अपने पास रखना एक बड़ा खतरा है, लेकिन गरीबी का अंधेरा इतना घना था कि वीरू फैसला करता है कि वो मटके को अपने साथ घर लेकर जाएगा। वीरू लकड़ी के गट्ठे को वहीं पर छोड़ देता है और मटके को अपने सिर पर रखकर गांव की ओर भागता है।
देखिए सरपंच जी, उस बुढ़िया ने इस साल भी कर्ज नहीं चुकाया। मैंने कहा था ना, ब्याज के साथ इसकी जमीन हड़प लो। अब यहां मैं अपनी नई कोठी बनाऊंगा। गोवर्धन सेठ, इसीलिए मैं तुम्हें गांव का सबसे अक्लमंद आदमी मानता हूं। हम जैसे लोगों को ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं। हमें चाहिए सत्ता, और सत्ता के लिए पैसा चाहिए जो हम इन भोले भाले ग्रामीणों से निचोड़ेंगे। तभी एक गांव वाला भागा भागा उनके पास आता है। सरपंच जी, मैंने अभी अभी वीरू को देखा, लकड़हारे वीरू को। उसके पास कुछ चमकदार चीज थी जिसे वो अपने सर के ऊपर रख कर ले जा रहा। वह बहुत घबराया हुआ था। कौन वीरू? वह गरीब सा लकड़हारा। वह क्या छुपाएगा? शायद कोई टूटा हुआ मिट्टी का मटका होगा। तुम लोगों को हमेशा अफवाहें फैलाने की आदत है। नहीं सरपंच जी, कसम से वह चांदी जैसा दिख रहा था, और वह इतना बड़ा था कि उसके गट्ठे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। और वीरू उसे नदी की तरफ से आया था। सेठ गोवर्धन और सरपंच रामपाल एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में लालच आ जाता है। सरपंच जी, नदी, अमावस्या की रात, वीरू ने जरूर कोई पुरानी चीज पाई होगी। वह इतना गरीब है कि उसे चांदी और पीतल का फर्क भी नहीं पता होगा। हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। वाह, किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक बेवकूफ लकड़हारा और अचानक मिली दौलत। ये दौलत वीरू के लिए नहीं बनी है सेठ गोवर्धन। ये तो हमारे लिए, इस गांव की व्यवस्था चलाने वालों के लिए है। जाओ, तुम अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को तैयार करो। हम रात को वीरू के पास हालचाल पूछने जाएंगे। जैसा आप कहे सरपंच जी, इस बार मजा आएगा। लालच के बीज बोए जा चुके थे। एक तरफ वीरू की ईमानदारी और डर था, दूसरी तरफ सरपंच और सेठ का भयानक लालच। चांदी का मटका अब सिर्फ एक वस्तु नहीं था, बल्कि शक्ति और सत्य के बीच एक युद्ध का प्रतीक बन गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा वीरू। आज सब कुछ इतना शांत क्यों है? और आपने मुझे उस मटके के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया? वह साधु बाबा कौन थे जो नदी पर तुम्हें चेतावनी दे रहे थे? मुझे नहीं पता राधा। उस साधु की आंखें ऐसी थी मानो उसने मेरे सारे विचार पढ़ लिए हों। उसने कहा, यह मटका संकट लाएगा, लेकिन मैं क्या करता? इतनी दौलत देखकर एक पल को लगा कि हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शायद वह कोई साधारण चांदी का मटका ही हो। साधारण चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वह प्रतीक, वह मुझे डरा रहा है। आप इसे वापस नदी में क्यों नहीं फेंक देते, इससे पहले कि ये हमें बर्बाद कर दे? तभी बाहर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वीरू और राधा डरकर एक दूसरे को देखते हैं। अरे वीरू बेटा, ओ लकड़हारे, दरवाजा खोलो। मैं सरपंच रामपाल हूँ। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी करो। आ गए शैतान। उनका आदमी सही कह रहा था। सरपंच और सेठ गोवर्धन यहाँ क्या लेने आए हैं? तुम मटके के पास बैठो, इसे हाथ मत लगाना। अरे वाह वीरू, क्या हाल है भाई? आज शाम तुम नदी किनारे बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने सोचा चलो हालचाल पूछ आते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सरपंच जी, आप और सेठ जी इतनी रात को? कोई जरूरी काम था तो दिन में बुला लेते। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई थी। हम तो बस तुम्हारी चिंता करने आए थे। सुना है आज नदी किनारे तुम्हें कोई चमकती हुई चीज मिली है। हमें लगा शायद वह कोई जहरीला पत्थर हो, इसीलिए जांचने आए हैं। सेठ जी, मुझे कोई जहरीला पत्थर नहीं मिला। मुझे सूखी लकड़ियां मिली हैं
आप लोग क्यों इतना तलाश कर रहे हैं? देखो लकड़हारे, ज्यादा नाटक मत करो। हम जानते हैं कि तुम गांव वालों से कोई बद्दा खजाना छिपा रहे हो। याद रखना, इस गांव का हर कण, हर चीज राजा की है और राजा की ओर से हम सरपंच उसके मालिक हैं। निकालो उस चांदी के मटके को। सरपंच अपने गुंडों को इशारा करता है और गुंडे वीरू को पकड़ लेते हैं। दूर हटो, ये हमारा है, मेहनत से मिला है, तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। ओह, कितनी भोली औरत। मेहनत से मिली चीजें सिर्फ लकड़ी होती हैं राधा। यह चांदी का मटका तो हमारी किस्मत है। लाओ इसे। सेठ गोवर्धन झटके से उस मटका को उठाता है। मटके से एक रोशनी निकलती है जो झोपड़ी के अंदर चारों तरफ फैल जाती है। हाँ, यही है। वाह, ऐसी कलाकृति तो मैंने कभी नहीं देखी। ये जरूर प्राचीन खजाना है। इसे तुरंत महल ले जाना होगा। तभी उस पर बना अजीब प्रतीक तेजी से चमकने लगता है और मटका गर्म होने लगता है, जिससे वह सेठ उस मटके को छोड़ देता है और मटका जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो रहा है सरपंच जी? ये तो कोई साधारण चांदी नहीं है। तभी अचानक साधु बाबा प्रकट होते हैं। वह पहले से अधिक तेजस्वी और कठोर दिखते हैं। रुको, ये मटका साधारण खजाना नहीं है रामपाल। ये न्याय का प्रतीक है। इसे लालच से छूने वाला हर व्यक्ति जल जाएगा। साधु बाबा, आप यहाँ हमें माफ कर दीजिए। हम तो बस इस गांव की भलाई के लिए इसकी जांच कर रहे थे। झूठ। तुम दोनों को केवल लालच और सत्ता का नशा है। ये मटका, वीरू, ये तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण है। ये किसी जादूगर का नहीं, बल्कि प्राचीन राजा द्वारा बनाया गया एक जादुई पात्र है। बाबा, आप कौन हैं? और यह मटका, ये मेरे लिए क्या है? क्या यह सचमुच संकट लाएगा? यह चांदी का मटका नहीं वीरू, यह है पुकार का पात्र। यह अपने अंदर से हर सुबह केवल उतना ही अन्न या सोना देगा जितना कि तुम और तुम्हारा परिवार ईमानदारी से एक दिन में। सरपंच और सेठ गोवर्धन यह सुनकर लालच और डर के मिश्रण से एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें पता है कि यह मटका बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लालच से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सरपंच रामपाल और सेठ गोवर्धन चिंतित अवस्था में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे पर पुरानी लालच की जगह अब क्रूर निराशा ने ले ली थी। ये साधु बाबा कहाँ से आ गया? और वह मटका, हमें पता था कि यह खजाना है, लेकिन वह पुकार का पात्र, ये तो हमारे हाथ बांध रहा है। हम सीधे ले नहीं सकते। और यह वीरू अब भी मूर्खता से केवल उतना ही ले रहा है जितना उसे चाहिए। शांत हो जाइए सरपंच जी। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हमें वीरू को कानून की नजर में बुरा साबित करना होगा। हम राजा तक खासबर पहुंचाएंगे कि वीरू ने कोई जादुई वस्तु चुरा ली है और वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। क्या दुरुपयोग? कैसे? वह तो रोज बस 2 रोटी का आटा और कुछ पैसे ही लेता है। गांव में अफवाह फैलाओ कि वीरू ने मटके का उपयोग करके सोने के सिक्के बनाए और उन्हें काले बाजार में बेच दिया। फिर हम कुछ नकली सोने के सिक्के उसकी झोपड़ी के पास फेंक देंगे और राजा के सैनिकों को बुलाएंगे। राजा को पता चलना चाहिए कि यह मटका राजद्रोह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाह गोवर्धन,
तुम सच में शैतानों के गुरु हो। अगर राजा को लगा कि मटका राजद्रोह का कारण बन रहा है तो वह उसे वीरू से छीन लेगा और हमारी निगरानी में रखवा देगा। फिर हम अपनी मर्जी से उसे तोड़ फोड़ कर उसका दुरुपयोग कर पाएंगे। काम पर लग जाओ। राजा मानसिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। चांदी का मटका अब राजा के सामने एक मेज पर रखा था। सरपंच रामपाल, तुमने मुझे यह कहकर बुलाया कि राज्य में कोई बद्धा जादुई राजद्रोह हो रहा है और यह गरीब लकड़हारा वीरू इस अपराध में शामिल है। महाराज, ये राजद्रोह से भी बड़ा अपराध है। ये लकड़हारा वीरू, इसने नदी से एक शापित मटका चुराया है। ये मटका रोज रात को काला जादू करता है और सोने के सिक्के बनाता है, जिसका उपयोग ये हमारे राज्य के दुश्मनों को पैसा देने में कर रहा है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसने मटके का उपयोग करके गांव में विदेशी सोना फैला दिया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है। यह लकड़हारा ऊपर से गरीब दिखता है, लेकिन अंदर से लोभी है। यह झूठ है महाराज, सब झूठ है। मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यह मटका, यह साधु बाबा ने कहा था कि यह केवल हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। सरपंच और सेठ दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये लालची हैं। महाराज, मेरा पति ईमानदार है। ये दोनों अमीर आदमी हैं। इन्हें झूठ बोलने की आदत है। उस मटके से हमें कभी भी हमारी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मिला। चुप वीरू, तुम्हारे पास सबूत क्या है? और सरपंच, अगर यह मटका इतना शापित और राजद्रोही है तो तुम लोग इसे लेने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे? सरपंच और सेठ एक दूसरे को घबरा कर देखते हैं। तभी दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। तभी वही साधु बाबा वहां पर आ जाते हैं। महाराज, ये मटका न शापित है न राजद्रोही। यह है सत्य का साक्षी। ये एक प्राचीन परीक्षण पात्र है जिसे उस राजा ने बनवाया था जिसने लालच और ईमानदारी के बीच का अंतर जानना चाहा था। आप कौन हैं और इस मटके का रहस्य क्या है? बोलिए। ये मटका महाराज केवल ईमानदारी से की गई प्रार्थना का जवाब देता है। ये झूठ, लालच या धोखे से मांगी गई किसी भी चीज को जलाकर भस्म कर देता है। अगर वीरू ने इसका दुरुपयोग किया होता तो वह अब तक राख बन चुका होता, लेकिन इन दोनों लालचियों ने किया। मैं साधु हूं महाराज। मैंने वीरू को चेतावनी दी थी और मैंने इन लालचियों का षड्यंत्र देखा है। महाराज, मैं आपसे अंतिम परीक्षण करने को कहता हूं। कैसा परीक्षण? सरपंच रामपाल और सेठ गोवर्धन को कहें कि वे इस मटके से अपने लिए 3 गुना संपत्ति, सम्मान और शक्ति मांगे। अगर मटका उनकी इच्छा पूरी करे तो वीरू दोषी है। सरपंच और सेठ डर के मारे कांपने लगते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लालच से मांगा तो मटका उन्हें जला देगा, जैसा साधु बाबा ने वीरू की झोपड़ी में कहा था। नहीं, नहीं महाराज, मुझे ये परीक्षा नहीं देनी। मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। मैं माफी चाहता हूं महाराज, हमने झूठ बोला। वीरू बेकसूर है। हमने ही षड्यंत्र रचा था। ये मटका सच में ईमानदारी का जवाब देता है। गद्दारों, तो तुमने न केवल एक ईमानदार नागरिक को फंसाया बल्कि राजा के सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत की। राजा तुरंत सरपंच
और सेठ को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। वीरू, मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करता हूँ। यह पुकार का पात्र तुम्हारा है और आज से तुम मेरे राज्य में सबसे सम्मानित नागरिक होगे। तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य और संतोष किसी भी खजाने से बद्दा है। चांदी का मटका वापस वीरू और राधा को दे दिया गया, लेकिन उसकी न्याय की गूंज पूरे राज्य में फैल गई। सरपंच और सेठ को उनके किए की सजा मिली और वीरू ने मटके का उपयोग करके केवल अपने परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की जरूरतों को ईमानदारी से पूरा किया। और इस तरह एक गरीब लकड़हारे ने एक जादुई मटके के माध्यम से न्याय का सिंहासन स्थापित किया।